गाइस, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए एंड्रॉयड डेवलपर जॉब के लिए जाते हो तो आपसे इंटरव्यू में एपीआई के बारे में ना पूछा जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एंड्रॉयड डेवलपर के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन इसीलिए भी पूछा जाता है क्योंकि एपीआई ऐप की बैकबोन होती है। वो चाहे वेब ऐप हो, आईओएस ऐप हो, एंड्रॉयड ऐप हो या व्हाटएवर, जिस तरह की भी ऐप हो, एपीआई ऐप की बैकबोन होती है। तो गाइस, आज हम एपीआई इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एपीआई क्या होती है, एंड्रॉयड ऐप में हम एपीआई को क्यों यूज करते हैं, एपीआई का कंपैरिजन हम एसक्यूएल लाइट डेटाबेस और फायरबेस डेटाबेस के साथ भी करके देखेंगे। हम एपीआईज की यहाँ पे टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन हम स्टेप बाय स्टेप एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। एपीआई को इम्प्लीमेंट करने के यहाँ पे 8 स्टेप्स होने वाले हैं। देन हम सीखेंगे कि हम किसी भी एपीआई को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपर को एपीआई की टेस्टिंग भी आनी चाहिए। देन एपीआई को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले सिंपली टोस्ट पे हम एपीआई की आउटपुट देख लेंगे। जब आप एपीआई को टोस्ट पे लगाना सीख लेंगे तो देन हम एपीआई को रिसाइकलर व्यू पे लगाना सीखेंगे। तो गाइस, ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एपीआई के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि एपीआई ऐप की बैकबोन होती है। तो गाइस, आज हम एपीआई के बारे में ही सीखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। गाइस, एपीआई इन एंड्रॉयड काफी एडवांस टॉपिक है। अगर आप बेसिक से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो नीट रूट्स यूट्यूब चैनल पे सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर का बनाया हुआ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का फ्री कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस लिंक पे क्लिक करके बेसिक से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नीट रूट्स की ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल के आइकन पे जरूर 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 क्लिक कर दीजिए। अब हम चलते हैं एपीआई एंड एंड्रॉइड की तरफ, जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आसान लफ्जों के अंदर एपीआई को समझेंगे कि एपीआई एक्चुअल में है क्या और ये किस तरह से वर्क करती हैं। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इस इमेज के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में एपीआई किस तरह से वर्क करती है। ये है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर के बारे में आपको आइडिया होगा कि एक वर्चुअल स्पेस होती है हमारे पास, जो कि हम डिफरेंट कंपनी से बाय करते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपना एक सेपरेट सर्वर भी बाय कर सकते हैं। अब वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर एक वर्चुअल स्पेस होती है जिसके ऊपर हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशंस, अपनी तमाम एपीआईज, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज या टेक्सचुअल डाटा किसी भी तरह का हम लोग सेव कर सकते हैं। अब टेक्सचुअल डाटा के लिए हमारे पास वेब सर्वर के ऊपर एक अलग से स्पेस होती है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। हमारा जितना भी टेक्सचुअल डाटा होता है हमारी डेटाबेसेस के अंदर सेव होता है। अब इधर आ जाते हैं, ये है हमारी डिवाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस। आईओएस डिवाइस है, एंड्रॉइड डिवाइस है, विंडोज डिवाइस और डिफरेंट गियर्स भी हैं। अगर हम अपनी इन डिवाइसेस से अपने वेब सर्वर का डाटा एक्सेस करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, किस मीडियम के थ्रू करेंगे और किस वे के थ्रू करेंगे? तो सिंपली उस वे को हम लोग कहते हैं एपीआईज। एपीआईज हमारी एप्लीकेशन से हमारे सर्वर तक रिस्पॉन्स लेके जाती है और सर्वर से हमारी एप्लीकेशन तक रिस्पॉन्स लेकर आती है। गाइस, एपीआईज की एग्जांपल को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको डेली लाइफ की एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू आप एपीआईज को बहुत इजीली समझ सकेंगे। गाइस, जब आप किसी की शादी को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो आपको किसी न किसी हॉल के अंदर बिठाया जाता है। वहाँ पे टेबल्स लगे होती हैं, चेयर्स लगी होती हैं और खाना खाने के लिए डिशेस और काफी चीजें पड़ी होती हैं। तो जहाँ पे आपको बिठाया गया है उस हॉल को आप एप्लीकेशंस बोल सकते हैं। हॉल को हम एप्लीकेशंस इसलिए बोलेंगे क्योंकि हॉल के अंदर सभी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज की होती हैं और बहुत अच्छी तरीके से रखी गई होती हैं। सेम एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छे बने होते हैं। एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, आईओएस भी हो सकती है, एंड्रॉयड भी हो सकती है, डेस्कटॉप की भी एप्लीकेशन हो सकती है और किसी गैजेट के लिए भी एप्लीकेशन हो सकती है। मेन चीज शादी के अंदर होता है खाना, क्योंकि उसी के लिए ही सभी लोग वहां पे गए होते हैं। खाना हॉल से थोड़ा सा सेपरेट जगह पे बन रहा होता है, थोड़ा सा हॉल से हट के बन रहा होता है। तो जिस जगह पे खाना बन रहा होता है उसको हम बोलेंगे सर्वर, क्योंकि सर्वर के पास सारे का सारा डाटा है। खाना पक गया है, रेडी हो गया है, तो अब खाना शादी हॉल के अंदर जाएगा। तो उसके लिए हम किसी न किसी मीडियम को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेटर्स को यूज करेंगे। वेटर्स सर्वर से रिस्पॉन्स लेंगे, मतलब खाना लेंगे और ले जाएंगे हॉल के अंदर,
मतलब एप्लीकेशंस के ऊपर। देन जब यहाँ पे खाना फिनिश हो जाएगा तो प्लेट्स बची होंगी, मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा, वो वेटर्स उठाएंगे और ले आएंगे खाने वाली जगह पे, मतलब किचन के अंदर। तो इससे हमें पता चलता है कि वेटर्स ने इधर से रिस्पॉन्स लिया खाने वाली जगह से और उस रिस्पॉन्स को हॉल के अंदर भेज दिया। सेम यहाँ पे हॉल के अंदर जो रिस्पॉन्स मिला वो वेटर्स ने खाने वाली जगह पे भेज दिया। सेम एपीआईज भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही काम करती हैं जो कि वेटर्स कर रहे थे। एपीआईज सर्वर की साइड से डाटा को लेंगी और उसको शो करवा देंगी एप्स के ऊपर। देन यूजर ऐप पे कोई ना कोई बटन क्लिक करेगा या अपलोडिंग डाउनलोडिंग या व्हाटएवर जो कोई भी काम करेगा उसको हम यहाँ पे रिस्पॉन्स कहेंगे। तो एपीआईज उस रिस्पॉन्स को लेंगी और वेब सर्वर तक पहुंचा देंगी। होप सो आपको एपीआईज के बारे में यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो गाइस आपको शादी वाली एग्जांपल कैसी लगी है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको ये एग्जांपल माइंड ब्लोइंग लगी है तो कमेंट सेक्शन में माइंड ब्लोइंग लिख दीजिए। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी एपीआईज किस तरह से वर्क करती हैं। एपीआईज हमारे सर्वर से रिस्पॉन्स लेकर आती है हमारी एप्लीकेशन तक और एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स लेकर जाती है हमारे सर्वर तक। सो व्हाई वी यूज एपीआई इन एंड्रॉइड, हम लोग क्यों यूज करते हैं, एपीआईज की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपीआईज जो है हमारी एप्लीकेशन और सर्वर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाती हैं, रिस्पॉन्स को सेंड और रिसीव करवाती हैं, डाटा को एक्सेस करवाती हैं। अभी तक आपको ये आइडिया हो गया है, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के कोर्स में हमने पहले जब फूड ऑर्डरिंग ऐप को बनाया था तो तब एसक्यूएलआई डेटाबेस को यूज किया था और जब हमने कंप्लीट व्हाट्सएप को बनाया था तो तब हमने फायरबेस को यूज किया था। तो किसी ना किसी तरह से ऐसा सीन और नहीं हो सकता कि हम एसक्यूएलआई या फायरबेस को यूज करके सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। तो एसक्यूएलआई और फायरबेस के थ्रू आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब एसक्यूएलआई और फायरबेस के थ्रू आप सर्वर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो पहले मैं एसक्यूएलाइट के बारे में आपको दोबारा बता देता हूं कि एसक्यूएलाइट एक ऑफलाइन डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम एक फिक्स्ड अमाउंट का डाटा डालते हैं और ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर एसक्यूएलाइट हम यूज कर रहे हैं तो ऐप के अंदर हम अगर कोई चेंजिंग वगैरह करते हैं तो जब हम ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो वो सारे का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। एसक्यूएलाइट ऑफलाइन होने की वजह से हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस को एक वक्त में मल्टीपल ऐप्स के साथ भी कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें फिक्स्ड अमाउंट का डाटा यूजर को शो करवाना है तब हम एसक्यूएलाइट को यूज कर सकते हैं, नहीं तो किसी और सिनेरियो में हम एसक्यूएलाइट को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। और ना ही एसक्यूएलाइट पे रन टाइम डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं। अगर समहाउ हम एक ही एसक्यूएलाइट फाइल को या एक ही डेटाबेस को iOS, एंड्रॉयड और वेबसाइट के साथ यूज कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है और इसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं। तो गाइस यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि अगर फेसबुक एसक्यूएलाइट पे बना हो तो यूजर बीच में लॉगिन हो गया है तो उसको अपनी पोस्ट के अलावा दूसरी किसी पर्सन की भी पोस्ट नजर नहीं आएंगी। अगर वो पोस्ट कोई भी अपनी अपडेट करता है तो वो सिर्फ खुद ही देख सकता है और उसको कोई भी पर्सन नहीं देख सकेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जहाँ पे हमने बड़े बड़े सिस्टम बनाने होते हैं, बड़ी एप्स बनानी होती हैं, तो वहां पे हम एसक्यूएलाइट को तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोई बड़ा सिस्टम बनाते हैं, कोई बड़ा सोशल नेटवर्क बनाते हैं तो उसके लिए हमें वेबसाइट भी चाहिए होती है, एंड्रॉयड ऐप भी चाहिए होती है, iOS ऐप भी चाहिए होती है और डेस्कटॉप ऐप भी चाहिए होती है। देन फायरबेस की अगर हम बात करते हैं तो फायरबेस के अंदर भी हम एक लिमिटेड टाइम तक डाटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उस लिमिट को हमने क्रॉस किया तो फायरबेस हमसे चार्ज करेगा। अगर हम सिंपली एक एंड्रॉयड ऐप को फायरबेस के थ्रू मैनेज कर रहे हैं तब तो हमसे फायरबेस कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। जब एक ऐप 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बनी होगी, उसका यूजर भी काफी ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली तब फायरबेस की लिमिट क्रॉस हो जाएगी। देन फायरबेस हमसे पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब आपने पैसे पे करने हैं तो इसके लिए बेटर होता है कि हम अपना सर्वर बाय कर लें। गाइस अगर आपका अपना बिजनेस है या आपके क्लाइंट का अपना बिजनेस है तो उसका डाटा काफी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसकी सोशल मीडिया ऐप है तो वहां पे काफी ज्यादा पोस्ट होंगी, काफी ज्यादा पिक्चर्स होंगी और काफी ज्यादा यूजर्स का डाटा होगा।
तो वहां पे हमें सर्वर को बाय करना ही पड़ता है। सर्वर हम डिफरेंट कंपनी से बाय कर सकते हैं। सर्वर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि किसी एग्जिस्टिंग सर्वर के अंदर हम शेयर्ड होस्टिंग ले लें और डिफरेंट कंपनी से आप ये सर्वर बाय कर सकते हैं और डिफरेंट पैकेजेस के आपको सर्वर मिल जाते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी पैकेज लेंगे जिसमें आपको 20 GB, 30 GB, 40 GB मेमोरी मिल जाए। तो अगर आपने अपनी ऐप के अंदर सर्वर को यूज कर लिया तो इसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वो ये कि एक ही जगह पे हम पिक्चर, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो अपलोड कर देंगे। मतलब सर्वर के ऊपर जब हम इन सभी चीजों को अपलोड कर देंगे तो देन हम एपीआई बना लेंगे और सेम एपीआई के थ्रू iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट और डेस्कटॉप ऐप सभी पे हम एक ही डाटा को एक ही टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। एपीआई सभी की एक ही बनेगी। सेम एपीआई हम iOS डेवलपर को दे देंगे, सेम एपीआई डेस्कटॉप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर और एंड्रॉयड डेवलपर को हम दे देंगे। वो अपने हिसाब से इन एपीआईज को ऐप के अंदर यूज करेंगे और हमारी ऐप कनेक्ट हो जाएगी सर्वर के साथ और रन टाइम हमारा डाटा अपडेट होता रहेगा। सर्वर से हमें रिस्पॉन्स आता रहेगा और हमारी ऐप से रिस्पॉन्स सर्वर तक जाता रहेगा। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं तो इनके भी अपने सर्वर होते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक का भी अपना सर्वर है और सेम सर्वर से फेसबुक की डेस्कटॉप ऐप, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप और वेबसाइट पे डाटा अपडेट होता है। उसके लिए हम प्रोफाइल पिक्चर अपलोड का सिनेरियो लेते हैं। लेट्स सपोज आप अपने एंड्रॉयड फोन से फेसबुक की एंड्रॉयड ऐप यूज कर रहे हो तो वहां पे आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर दोगे। जैसे ही आपने प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट किया है तो एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स जाएगा सर्वर में और वहां पे भी पिक्चर आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे ही सर्वर के अंदर पिक्चर आपकी अपडेट होगी तो वेबसाइट, डेस्कटॉप और आईफोन यूजर भी उस चेंज्ड प्रोफाइल पिक्चर को देख सकेंगे। तो सिंपली सर्वर में एक जगह पे चेंजिंग होगी और वो चेंजिंग बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं उनको भी वो चेंजिंग शो हो जाएगी। तो ये वाला काम यहाँ पे एपीआई के थ्रू हो रहा है। तो ये सारे का सारा काम बहुत क्विकली होता है। तो अब आपको पता चल गया कि हम सर्वर पे डाटा क्यों रखते हैं और उसको क्यों अपनी ऐप के अंदर यूज करते हैं और एपीआई की इंपॉर्टेंस के बारे में भी अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया है और अब आपको ये भी पता चल गया है कि हम एपीआई को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में क्यों यूज करते हैं। तो इसीलिए एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर को एपीआई के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसे एपीआईज को अच्छे से यूज करना भी आना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ चुके होंगे कि सर्वर, हमारे पर्सनल सर्वर, फायरबेस और एसक्यूएलआइट के बीच में क्या फर्क है। सो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एपीआई की तरफ कि हमारे पास एपीआई कितने टाइप की होती है। हमारे पास 3 टाइप की एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई और ASP.NET। रेस्ट एपीआई स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर और सोप एपीआई स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सो हम सोप एपीआई की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास इसका, जो कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत कम यूज होता है। और ASP.NET की अगर हम बात करें तो ये हमारी रेस्ट एपीआई की एक स्पेसिफिक ब्रांच है। आजकल मॉडर्न एरा के अंदर हम लोग मोस्टली रेस्ट एपीआई को ही अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर रहे हैं। रेस्ट एपीआई की बेनिफिट इस तरह से है कि ये यूजर फ्रेंडली है, इसका आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, ये किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रेस्ट एपीआई मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली एपीआई है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, एक्चुअल एपीआई इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स की तरफ, हम एपीआई को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। सो हमारा अगला स्टेप है ऐड इंटरनेट परमिशन इन मैनिफेस्ट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम एपीआईज के थ्रू अपने सर्वर से डाटा एक्सेस करने वाले हैं, तो हमें किसी भी तरह से सर्वर की रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है और अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिव करने के लिए हमें इंटरनेट परमिशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हम मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर करते हैं। सो ये है हमारी मैनिफेस्ट फाइल, जो कि हम यहाँ से जाके इसको ओपन करेंगे और मैनिफेस्ट के अंदर हम लोग अपनी परमिशन को, इंटरनेट परमिशन को ऐड करेंगे। सो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सो अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग रेट्रोफिट डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेट्रोफिट है क्या। रेट्रोफिट हमारे पास एक बिल्ट इन डिपेंडेंसी है, एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। HTTP रिक्वेस्ट के बारे में आपको आइडिया होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज से कुछ वर्ष पहले हम लोग कस्टम HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते थे अपने एप्लीकेशन के अंदर। उसका एक काफी लंबा कोड होता था, लेकिन हमारी आसानी के लिए डेवलपर्स ने रेट्रोफिट लाइब्रेरीज और वोली लाइब्रेरी जो है और इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज बना दी।
ताकि हमें बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ अपनी एपीआई को इंप्लीमेंट कर सके। सो हम लोग चलते हैं रेट्रोफिट की तरफ। रेट्रोफिट की लाइब्रेरीज को हम लोग किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग रेट्रोफिट एंड्रॉयड डिपेंडेंसीज हम गूगल पर सर्च करेंगे। ये देख सकते हैं आप बहुत सारे लिंक्स यहाँ आ चुके हैं। सो हम लोग गिटहब वाले लिंक को एक न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ हमारे पास डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास डिपेंडेंसी अवेलेबल है। इस वक्त जो इसका वर्जन चल रहा है ये 2.9.0 है। मे पॉसिबल अगर आप इस वीडियो को कुछ अरसे के बाद देख रहे हैं तो वर्जन चेंज हो चुका हो, अपडेशन आ चुकी हो, सो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, हम इसको अपने build.gradle के अंदर जाएंगे, मॉड्यूल फाइल के अंदर, यहाँ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आपको स्पेलिंग्स का इशू है तो यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी रेट्रोफिट कॉल्स के लिए है, लेकिन इसके साथ हमें एक और लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास है JSON लाइब्रेरी। सो इसको भी हम लोग गिटहब से कॉपी करेंगे, सेम ऐसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लास्ट पे कोई भी वर्जन स्पेसिफाइड नहीं है, इसको लेटेस्ट डॉट वर्जन लिख दिया गया है ताकि जिस तरह भी आप इसको चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से इसका वर्जन आप चेंज कर सकते हैं। सो हम इसके वर्जन पर आते हैं। सो सेम एज जो भी हमारी रेट्रोफिट लाइब्रेरी का वर्जन आप यूज कर रहे हैं वही वर्जन आपने JSON लाइब्रेरी का भी यूज करना है। सो खैर मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ देर में कि हम JSON कन्वर्टर क्यों यूज करें। कन्वर्टर JSON की डिपेंडेंसी हमने अपनी API प्रोजेक्ट के अंदर ऐड की है, लेकिन इसको क्यों क्या ऐड किया है ये मैं आपको भी बताता हूँ। सो जब तक हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, सिंक हो रहा है, हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट क्लास फॉर रेट्रोफिट इंस्टेंस। सो रेट्रोफिट को यूज करने के लिए हमें रेट्रोफिट का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनानी पड़ेगी। सो हम उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाने जा रहे हैं। अपने रेट्रोफिट इंस्टेंस के लिए क्लास बना लेंगे, उसको हम नाम देते हैं रेट्रोफिट इंस्टेंस। हमने इसके लिए एक क्लास बना ली। तो इसके अंदर हम लोग एक रेट्रोफिट इंस्टेंस का एक वेरिएबल बना लेंगे, एक स्टैटिक वेरिएबल जिसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करवा सकें, रेट्रोफिट। इस क्लास के अंदर हम अब अपने सर्वर का बेस यूआरएल को डिफाइन करेंगे ताकि हमें एप्लीकेशन के अंदर बार बार अपना बेस यूआरएल लिखना ना पड़े। अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 10 एपीआई और उन 10 एपीआई के अंदर जितना भी यूआरएल कॉमन है ना, वो कॉमन यूआरएल हम इधर लिखेंगे। सो प्राइवेट स्टैटिक, इस बेस यूआरएल को हम अभी इधर छोड़ते हैं। अब जिस भी क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने रेट्रोफिट इंस्टेंस को यूज करना है वहां से प्राइवेट वेरिएबल को गेट करने के लिए हमें एक गेटर की जरूरत है। सो हम यहाँ से एक गेटर बना लेंगे अपने रेट्रोफिट का। सो हम इधर एक कंडीशन लगा देते हैं कि ताकि हमें बार बार हमारी मेमोरी के अंदर रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो। सो इसके लिए हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ रेट्रोफिट इज इक्वल टू नल। सो मैं अपनी क्लास को थोड़ा सा दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। हमने क्लास बना ली रेट्रोफिट इंस्टेंस की जिससे हम लोग अपने रेट्रोफिट का इंस्टेंस गेट कर सके। उसके अंदर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया रेट्रोफिट टाइप का। उसके अंदर एक और स्टैटिक फाइनल वेरिएबल हमने बना लिया बेस यूआरएल का। बेस यूआरएल हमारे पास वो यूआरएल होगा जो कि हमारी वेब का या हमारे सर्वर का एक कॉमन यूआरएल होगा। सो रेट्रोफिट का हमने गेटर बना लिया जिससे हम किसी भी क्लास के अंदर हम रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं। सो यहाँ कंडीशन लगा दी गई, अगर वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग यूज करते हैं तो रेट्रोफिट इज इक्वल टू नल। अगर तो हमारा रेट्रोफिट नल है तो हम इसको रेट्रोफिट का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल। बेस यूआरएल में हम अपना बेस यूआरएल देंगे एंड डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री JSON कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। सो चले मैं आपको इस चीज को एक दोबारा से फिर से समझा देता हूँ। जब भी हम रेट्रोफिट का गेटर यूज करेंगे तो हमेशा सबसे पहले चेक होगा कि हमारे रेट्रोफिट के वेरिएबल मेमोरी के अंदर पहले बन चुका है या नहीं, उसके अंदर कुछ डेटा है या नहीं। अगर तो वो नल है तो हम नए से एक रेट्रोफिट का वेरिएबल बना देंगे रेट्रोफिट बिल्डर के जरिए से, जिसके अंदर हम लोग अपना बेस यूआरएल ऐड कर देंगे जो कि हम यहाँ पे अभी कुछ देर में ऐड करने वाले हैं, एंड ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री क्या और ये JSON कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट क्या है। सो JSON कन्वर्टर जब भी हमारे सर्वर से डेटा आता है वो JSON की फॉर्म में होता है और JSON की फॉर्म को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो सबसे पहले हमें उस JSON डेटा को जावा ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। सो उस जावा ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी कन्वर्जन के लिए हम लोग JSON कन्वर्टर फैक्ट्री यूज करते हैं। सो सेकेंडली JSON कन्वर्टर फैक्ट्री ऐड करने के बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर लिया। सो ये कंडीशन उस वक्त थी जब हमारा रेट्रोफिट का इंस्टेंस एम्प्टी होगा, लेकिन जब हमारे पास रेट्रोफिट का इंस्टेंस ऑलरेडी बन चुका होगा, ऑलरेडी हमारा रेट्रोफिट का इंस्टेंस बन चुका होगा, तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये वाला कोड नहीं चलेगा।
सो जो बना हुआ होगा वही रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। सो ये था हमारा एक स्टेप रेट्रोफिट इंस्टेंस क्लास बनाने का। सो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो हमारा अगला स्टेप है इंटरफेस फॉर एंड पॉइंट्स। जितनी भी हमारी एपीआईज है, अगर एक है, दो है, 10 है, उन सब एपीआईज को डिफाइन करने के लिए इंटरफेस, जावा इंटरफेस बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम अपनी तमाम एपीआईज को डिफाइन करेंगे। सो अब हम अभी एपीआईज के एंड पॉइंट्स को एक इंटरफेस के अंदर जनरेट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक इंटरफेस जनरेट करनी पड़ेगी। हमें अपने पैकेज नेम के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू में जावा क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, क्लास, इंटरफेस, एनोटेशंस। हमें फिलहाल इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अपनी एपीआई इंटरफेस का नाम देंगे। अब इसके अंदर हम अपनी मल्टीपल एनोटेशंस के साथ अपने एपीआई एंड पॉइंट्स को डिक्लेयर करेंगे। अब एनोटेशंस क्या होती हैं? हमारे पास एपीआई के अंदर डिफरेंट एनोटेशंस होती हैं, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, हेडर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मोस्टली जो यूज होने वाली एनोटेशंस है वो है पोस्ट और गेट। गेट एनोटेशन हम लोग यूज करते हैं अगर हमें लिस्ट ऑफ डाटा चाहिए, और पोस्ट एनोटेशन हम मोस्टली यूज करते हैं जब हमें एप्लीकेशन से सर्वर पर कोई भी डाटा सेंड करना है। सो फिलहाल के लिए मैं आपको एक बिल्ट इन एपीआई दिखाने वाला हूं, जिससे हम लोग सिर्फ एक लिस्ट ऑफ डाटा गेट करेंगे। गाइस, एपीआई को क्रिएट करना एंड्रॉयड डेवलपर का काम नहीं है। एपीआई को डेवलप करना पीएचपी वाले डेवलपर का काम है। एंड्रॉयड डेवलपर को एपीआई बनी बनाई मिल जाती है, उसी को यूज करके हम अपनी ऐप को डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई एपीआई चाहिए, तो उसके लिए हम गूगल की हेल्प लेंगे। तो गूगल से हम टेस्टिंग के लिए कोई ना कोई एपीआई ले लेंगे। सो हम यहाँ पे एक वेब का नाम लिखेंगे, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम। सो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा यूआई हमारे सामने आ चुका है। ये हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, ये रिसोर्सेज, और इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का डाटा है। सो हम इस वक्त इधर से एक पोस्ट की अरे ले लेंगे, इसको एक न्यू टैब के अंदर खोलेंगे और ये एक जेसन फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर ये करली ब्रेसेस के अंदर है तो इट्स मीन ये एक ऑब्जेक्ट है, और अगर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये एक अरे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है करली ब्रेसेस के अंदर, और ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये बहुत ज्यादा डाटा, ऑलमोस्ट 100 पोस्ट का, जैसे कि आपने ये पीछे देखा 100 पोस्ट का डाटा है। तो ये 100 पोस्ट हमने शो करवानी है, तो उसके लिए हमें रिसाइकलर व्यू की जरूरत पड़ेगी। रिसाइकलर व्यू वाला काम हम आगे जा करके करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एपीआई के थ्रू डाटा को लेकर के अपनी ऐप के अंदर शो करवाते हैं। जब आप ये काम कर लेंगे, देन हम रिसाइकलर व्यू के अंदर ये सभी पोस्ट को शो करवाना सीखेंगे। यहाँ पे पोस्ट के साथ आप देख सकते हैं एल्बम्स आ रहे हैं, फोटोज आ रही हैं और यूजर्स आ रहे हैं। अगर आप रिसाइकलर व्यू के अंदर पोस्ट को शो करवाना सीख लेंगे, तो देन आप इनमें से किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकते हो। तो आप अपना फोकस यहाँ पे 100% कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं। सो ये हमारे पास अरे ऑफ पोस्ट है। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में बताता चलो, जिससे हम अपनी एपीएस को टेस्ट करते हैं। सो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके अंदर किसी टाइप का कोई भी पैरामीटर हम लोग यूज नहीं कर रहे। सो ये एक गेट रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ डाटा लिया है। सो ये एक गेट रिक्वेस्ट है, गेट एनोटेशन हम इसके लिए यूज करेंगे। आपको मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताता चलूं, पोस्टमैन। फर्स्ट लिंक आप देख सकते हैं www.postman.com। यहाँ पे क्लिक करके, तो मेरे पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसको। सो आपके पास यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्टमैन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जब आप पोस्टमैन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, तो उसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ से एक न्यू टैब खोलेंगे हम इसकी, और एक पूरा का पूरा यूआरएल हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ताकि इजीली आप अपनी एपीएस को टेस्ट कर सकें। बिकॉज जब आप एक किसी भी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो एपीएस एक वेब डेवलपर बनाता है, तो उन एपीएस को एक एप्लीकेशन डेवलपर ने खुद अपने तौर पर भी टेस्ट करना होता है। तो इस वजह से हम इसको पोस्टमैन के ऊपर अपने तौर पर टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी एनोटेशंस हैं, गेट, पोस्ट, पुट, बैट, डिलीट, बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल हमें लिस्ट ऑफ डाटा चाहिए विदाउट एनी पैरामीटर। सो हम यहाँ पे गेट एनोटेशन यूज करेंगे। सपोज हमने किसी भी तरह को पैरामीटर सर्वर कवर भेजना है, तो हम यहाँ बॉडी पर जाएंगे, फॉर्म डाटा, उसका नाम लिखेंगे पैरामीटर का, और उसकी आगे वैल्यू, सपोज नेम भेजना है। सो नेम पैरामीटर जो भी एपीआई के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे। सो मैं नेम यहाँ भेज देता हूँ नीट रूट्स, सेम एज इट इज। सो यहाँ हम वो वेरिएबल का नाम यूज करेंगे जो हमने एपीआई के अंदर गेट किया हुआ है। फिलहाल के लिए हम कोई भी पैरामीटर नहीं भेजे, तो हम इस डाटा को नॉन कर देंगे। और गेट पैरामीटर है, यहाँ से हमने अपनी एनोटेशन सिलेक्ट कर ली, गेट, अपना यूआरएल इसके अंदर पास कर दिया, सिंपली हमने यहाँ से सेंड बटन को प्रेस कर दिया। सो ये है हमारा
रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो यहाँ पे 200 ओके आ रहा है, इट्स मीन हमारा सर्वर की तरफ से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। 200 ओके ये हमारा स्टेटस है। सो यहाँ से हम इसको अपने फॉर्म ऑफ डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारे पास जेसन की फॉर्म में आ रहा है। इसको हम यहाँ से XML, HTML, टेक्स्ट, ऑटो में भी कर सकते हैं। XML में देखें, HTML में आप देख सकते हैं। सो हम इसको एज अ जेसन फॉर्म लेके चलेंगे। तो अब आपने एपीआई को टेस्ट करना सीख लिया है। अभी तक आपने सीख लिया है कि हम किसी भी एपीआई के डाटा को किस तरह से गेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले बेस यूआरएल की बात कर रहे हैं कि हमारा बेस यूआरएल क्या होता है। देखिए डिफरेंट एपीआईज हैं हमारे पास। पोस्ट लिस्ट है, टू डूज लिस्ट है, एल्बम्स है, डिफरेंट लिस्ट है। लेकिन इन सब एपीआईज के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है इसका बेस यूआरएल जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम एंड स्लैश सो विथ HTTPS रिक्वेस्ट। सो हम इसको एज अ बेस यूआरएल यहां से कॉपी करेंगे और अपनी रेट्रोफिट इंस्टेंस क्लास के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा बेस यूआरएल यहां आ चुका है। सो अब नेक्स्ट स्टेप इज दिस कि हमें अपने एंड पॉइंट्स को यहां पर डिक्लेयर करना है। सो हमारी एनोटेशन है गेट। यहाँ हमारे पास रेट्रोफिट का एक बिल्ट इन फंक्शन है कॉल, जो कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करता है। सो हम यहाँ से इसको कॉल के फंक्शन को जनरेट करेंगे और इसके अंदर हम वो पैरामीटर पास करेंगे जो कि हमारे पास रिस्पांस सर्वर की तरफ से आ रहा है। सर्वर की तरफ से हमारे पास क्या रिस्पांस आ रहा है? लिस्ट ऑफ पोस्ट। ये एक पोस्ट का स्ट्रक्चर है और ये इसकी लिस्ट हमारे पास आ रही है। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि क्रिएट पोजो क्लास फॉर एपीआई रिस्पांस। पोजो स्टैंड्स फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। पोजो न्यू वर्ड है तो आपने परेशानी हो जाना। जब हम रिसाइकलर व्यू को यूज करते हैं तो उसके अंदर मॉडल क्लास जो हमने यूज की थी, हम उसको पोजो क्लास भी कहते हैं। अगर हमें अपनी पोजो क्लास से जेसन से जावा का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम इसको यहाँ से इजीली कॉपी करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को, इन दोनों कर्ली ब्रेसेस को के दरमियान जितना भी डाटा हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। हमारे पास एक साइट है जेसन टू जावा कन्वर्टर। हम गूगल पे इसको सर्च करेंगे और पहला लिंक codebeautify.org। हम इस साइट पे जेसन को पेस्ट करेंगे और जेसन टू जावा क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी जनरेशन आ जाएगी। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस प्लेस तक और अपनी मर्जी से एक क्लास हम यहाँ पे जनरेट करेंगे पोस्ट पोजो और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा टॉप पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर्ड हैं और नीचे उनके सेटर और गेटर बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल मॉडल क्लास जैसी है। तो इस क्लास को हम यहाँ पे पोजो क्लास बोल रहे हैं। तो हमारी पोस्ट पोजो की क्लास अब रेडी हो चुकी है। सो मेक श्योर आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जिस तरह से जेसन का जो नाम है, जो भी जेसन का नाम है, हमें उसी नाम को इस पोजो के अंदर यूज करना है। सो हमारी पोजो क्लास बन चुकी है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, लेकिन हमारे पास तो एक लिस्ट आ रही है। तो इस लिस्ट को हम लोग किस तरह से अपने कॉल फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे? हम इसको कॉल फंक्शन के अंदर कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, लिस्ट और अपनी पोस्ट पोजो का नाम। सो कॉल के अंदर कुछ इस जगह पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस मेथड का नाम रख सकते हैं। गेट पोस्ट एंड देन आवर इंटरफेस इज रेडी। गाइस हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एपीआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने काफी स्टेप्स को कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। उसके अंदर इंटरनेट परमिशन ऐड कर ली, रेट्रोफिट की डिपेंडेंसीज ऐड कर ली, अपने रेट्रोफिट के इंस्टेंस की क्लास बना ली, एंड पॉइंट्स के लिए इंटरफेस बना लिया और पोजो क्लास बना ली। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कॉल एपीआई इन एक्टिविटी और फ्रेगमेंट, कि हम अपनी एक्टिविटी और फ्रेगमेंट के अंदर एपीआई को कॉल किस तरह से करवाते हैं। सो हम यहाँ पे अपनी एपीआई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करेंगे एपीआई इंटरफेस इज इक्वल टू, हम इसके अंदर अपना रेट्रोफिट का इंस्टेंस ऐड करेंगे जो कि हम अपनी क्लास में बनाया है। सो रेट्रोफिट इंस्टेंस, सो हमारा जो गेट रेट्रोफिट का फंक्शन है वो स्टैटिक है, सो उसको हम उसकी क्लास नेम के साथ कॉल करेंगे, गेट रेट्रोफिट डॉट क्रिएट डॉट एपीआई इंटरफेस डॉट क्लास। सो हमारा यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन और डिक्लेयर हो चुका है। सो हम यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल करवाएंगे एपीआई इंटरफेस डॉट गेट पोस्ट, जो कि हम अपनी इंटरफेस के अंदर ये बना चुके हैं गेट पोस्ट। सो इसको हम यहाँ से कॉल करेंगे गेट पोस्ट डॉट एनक्यू। एनक्यू हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और उसके अंदर हम अपनी एक न्यू कॉल बैक को कॉल करवाएंगे कि जैसे ही हमारे पास सर्वर से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स आता है हमें शो हो जाए। सो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन आ चुके हैं, ऑन रिस्पॉन्स
ऑन फेलियर। तो ऑन फेलियर के अंदर हम वो वाला कोड लिखेंगे कि अगर समहाउ हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या हमें एपीआई से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या हमारे कोड में कोई एरर आ रहा है, तो तब ऐप तो क्रैश नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें कोई ना कोई कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई मैसेज यूजर को शो करवाना पड़ेगा। तो वो वाला काम हम ऑन फेलियर के मेथड के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे टोस्ट के अंदर हम खुद से मैसेज नहीं लिखेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं थ्रोएबल के आगे टी आ रहा है। हम इस टी को यूज करके मैसेज को लेंगे और वो वाला मैसेज हम टोस्ट पे शो करवा देंगे। और टोस्ट की लेंथ यहाँ पे लॉन्ग हम कर देंगे कि थोड़ी ज्यादा देर के लिए हमें टोस्ट डिस्प्ले हो। ये हमारा ऑन फेलियर रिस्पॉन्स है। सो ऑन रिस्पॉन्स के अंदर हम आते हैं। ऑन रिस्पॉन्स में एक कंडीशन लगा देते हैं हम, इफ ये हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, हमारे रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर एक लिस्ट आ रही है, अगर उसका साइज ग्रेटर देन 0 है तो हम एक मैसेज शो करवाएंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एक मैसेज शो करवाएंगे। सो हम एक टॉस शो करवाएंगे इसके अंदर। अगर तो 0 से ग्रेटर देन नहीं है तो हम इधर लिखेंगे लिस्ट इज एम्प्टी, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। सो ये हमारे पास एक कॉलिंग हो गई। सो हम इसको अब रन करेंगे एमुलेटर के अंदर। तो ये हमारा एमुलेटर खुल चुका है। वेटिंग फॉर डीबगर स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोड में कुछ ना कुछ मिस कर दिया है, तो यहाँ पे एरर हमें शो हो जाएगा। तो बॉटम में डीबग के अंदर आप देखिएगा ऑन क्रिएट के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा 25th लाइन आ रही है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो उस लाइन पे हम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट यूआरएल को मिस कर चुके हैं। वो यूआरएल हम एपीआई इंटरफेस में देंगे। और एपीआई यूआरएल इज पोस्ट। सो हमें अपना यहाँ पोस्ट भी ऐड करना है। So by mistake I just left it. So now we have to run it. बेस यूआरएल हम लोग अपनी रेट्रोफिट इंस्टेंस के अंदर यूज कर चुके हैं और एपी के अंदर हम लोग ये यूज कर चुके हैं। तो अभी तक हमने सिंपल टोस्ट को लगाया है और टोस्ट के अंदर हमने लिखा था लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। जैसे ही ऐप रन होगी तो हमें भी कुछ ऐसा ही आउटपुट नजर आएगी, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। इससे हमें मेक श्योर हो जाएगा कि एपीआई से डाटा हमारी ऐप के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोस्ट शो हो रहा है, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। तो अब तक हमने सीख लिया है कि हम किस तरह से एपीआई के थ्रू सर्वर से डाटा को अपनी ऐप के अंदर लेकर के आ सकते हैं। गाइस, अभी तक हमने सीख लिया है कि हम सर्वर से एपीआई के थ्रू किस तरह से डाटा को अपनी ऐप के अंदर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन सिंपली अभी हमने टोस्ट को लगाना सीखा है। एपीआई के अंदर काफी ज्यादा डाटा हमने देखा था, तो वो सारी की सारी पोस्ट भी तो अब हमने शो करवानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को यूज करेंगे। सिंपल टोस्ट को एपीआई के थ्रू हमने इसलिए अपनी ऐप के अंदर लगाना सीखा है ताकि हमें एपीआई के फ्लो के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको इस चीज के बारे में अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। गाइस, जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो देन आपको एपीआई को यूज करके अपनी ऐप के अंदर काफी ज्यादा डाटा शो करवाना पड़ सकता है। एक ऐप में एक से ज्यादा एपीआई भी यूज हो सकती हैं। तो जब हमने ज्यादा डाटा को शो करवाना होता है तो तब हम रिसाइकलर व्यू को यूज करते हैं। यहाँ पे छोटा सा आपको सिनेरियो दे देता हूँ। अगर आप बाय एंड सेल वाली ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर जब आप प्रोडक्ट्स को एपीआई के थ्रू अपनी ऐप के अंदर शो करवाओगे तो देन वहां पे एक प्रोडक्ट की इमेज आपको मिलेगी, दूसरा प्रोडक्ट का नाम होगा, देन डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगी और सो ऑन काफी ज्यादा चीजें होंगी। तो उसके लिए हमें रिसाइकलर व्यू को यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें रिसाइकलर व्यू पे भी एपीआई को यूज करके डाटा को शो करवाना आना चाहिए। और इसके सिवा भी बहुत ज्यादा एप्स हैं जिनके अंदर हमें सर्वर से एपीआई के थ्रू अपनी ऐप के अंदर डाटा को लेकर के आना होता है। तो वहां पे भी हम एपीआई को यूज करके रिसाइकलर व्यू पे ही डाटा को शो करवाते हैं। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से सर्वर से एपीआई के थ्रू डाटा लेते हैं और रिसाइकलर व्यू पे किस तरह से शो करवा देते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू को डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि रिसाइकलर व्यू आपको ऑलरेडी लगाना आता है। अगर आपको रिसाइकलर व्यू नहीं लगाना आता तो टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, वहां पे कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको देख करके आप रिसाइकलर व्यू लगाना सीख लीजिए। अब हम काफी ज्यादा एडवांस एंड्रॉइड कर रहे हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी को पहले से ही रिसाइकलर व्यू लगाना आता होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस ऐप का सोर्स कोड अवेलेबल है, तो वहां पे मैं रिसाइकलर व्यू के सैंपल और अडाप्टर का कोड भी अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आपने सैंपल और अडाप्टर के कोड को लेना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लेना है। Now we are going to bind our data on recycler view. गाइस, अब हमें एक रिसाइकलर व्यू की जरूरत है, तो मेन एक्टिविटी मैं एक रिसाइकलर व्यू लगा लेता हूँ। इससे पहले मैं इसका अडाप्टर
क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को मैं रिप्लेस करवा दूंगा रिसाइकलर व्यू के साथ। आप चाहें तो डिजाइन वाली साइड से भी रिसाइकलर व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वहां पे रिसाइकलर व्यू की आपको डिपेंडेंसी भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड है। सिंपली मैं रिसाइकलर व्यू की हाइट विड्थ दूंगा और इसको पेरेंट के सेंटर में कर दूंगा, और साथ ही मैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की आईडी भी डिफाइन कर दूंगा। मेन एक्टिविटी की जावा क्लास के अंदर अब हम रिसाइकलर व्यू को डिफाइन और डिक्लेयर करेंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं कि अगर इन केस हमारे पास डेटा है तो लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, और डेटा अगर नहीं है तो लिस्ट इज एम्प्टी। हम अपनी इस कंडीशन के अंदर जहां हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हम अपने डेटा को बाइंड करवाएंगे। रिसाइकलर व्यू पे डाटा को सेट करवाने के लिए हम अडाप्टर को यूज करते हैं। अडाप्टर की क्लास हम ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि आपके सामने है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको लिस्ट का सैंपल डिजाइन भी दिखा देता हूं। तो उसके लिए हमें लेआउट में जाना पड़ेगा। तो ये रहा डिजाइन, लेआउट डिजाइन और अडाप्टर, इन दोनों फाइल्स का कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब हमने अडाप्टर को यूज करना है। तो अडाप्टर को यूज करने के लिए हम पहले अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वेयर इज आवर लिस्ट। हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक लिस्ट जनरेट करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम लिस्ट लिखेंगे और बीच में मॉडल का नाम दे देंगे। मॉडल का नाम यहाँ पे पोस्ट पोजो है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट का नाम दे दिया है और अपने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को उसके अंदर सेव करवा देंगे, बिकॉज ऑफ हमारे रिस्पॉन्स के अंदर हमारी लिस्ट आ रही है। लिस्ट हमारी जनरेट हो गई है। तो आप देख सकते हैं अडाप्टर के अंदर दो पैरामीटर्स हमने देने हैं। तो यहाँ पे पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट का है, तो पहले हम कॉन्टेक्स्ट देंगे और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिस्ट को दे देंगे। तो सिंपली दिस से यहाँ काम नहीं चल रहा, मतलब यहाँ पे हमें मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे लेआउट मैनेजर को सेट करेंगे। हमें लीनियर फॉर्म में डाटा को शो करवाना है, तो इसलिए हम लीनियर लेआउट मैनेजर को ले लेंगे। लीनियर लेआउट मैनेजर का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक ही पैरामीटर होता है, वो इसके अंदर दे देंगे। फिर हम रिसाइकलर व्यू के ऊपर लेआउट मैनेजर को सेट करवाएंगे और फिर अडाप्टर को भी रिसाइकलर व्यू के ऊपर सिंपली सेट करवा देंगे। यहाँ तक हम रिसाइकलर व्यू पे डाटा को बाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हमने लेआउट मैनेजर को भी यूज कर लिया और अडाप्टर को भी हमने यूज कर लिया है। तो अब हम इस ऐप को रन करके देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आउटपुट आपके सामने है। एक टोस्ट शो हो गया है, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, और उसके साथ हमने सारी लिस्ट जो शो करवाई है वो देख सकते हैं आपके सामने आ गई है। इस लिस्ट के अंदर 100 पोस्ट थी। तो अगर हम रिसाइकलर व्यू को स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस रिसाइकलर व्यू के अंदर 100 पोस्ट अवेलेबल हैं। तो ये लेआउट बिल्कुल ही सिंपल है। लेआउट आपको मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। टॉप से आप देख सकते हैं टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है। तो आउटपुट में भी आपने देखा कि टेक्स्ट बोल्ड है, और दूसरे नंबर पे जो टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो बोल्ड नहीं है। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपने भी रेस्ट एपीआई को यूज कर लिया होगा। तो गाइस आपको अगर इस ट्यूटोरियल की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर दिया करें। फीडबैक चाहे अच्छा हो या हो बुरा, जिस तरह का भी फीडबैक हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अगर एपीआई इन एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की आपको अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस अगर आप सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखते रहना चाहते हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।